अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और न्यू वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप में से जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन, ताकि जो मेरी न्यू वीडियोस होंगी वो आप तक बरवक्त पहुँच सके। नाजरीन, आज की जो वीडियो है, हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे और पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है 1947 से लेकर 1973 तक बात करेंगे। नाजरीन, हम इस भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की आईनी तारीख इतनी गर्दिशी क्यों रही, पाकिस्तानी आईनी तारीख में ऐसी कौन सी वजूहत थी जो पाकिस्तान की आईनी तारीख 1947 से लेकर 1973 तक को स्टेबल काम न कर सकी। नाजरीन, पाकिस्तान की आईनी तारीख में इतना वक्त क्यों लगा, इसकी क्या वजूहत थी और इसके क्या मफादत थे, इस पे भी हम बात करेंगे। नाजरीन, जब हम पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हैज़ अ वेरी डार्क हिस्ट्री। जब सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश लोग आए और वहाँ पर उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब when Britishers feel that their control on subcontinent is going to be and or less effective, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो उस वक्त के हेड थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने एक प्लेन लेके आए 3 जून 1947 को, और इस प्लेन को 3 जून प्लेन कहते हैं। अभी 3 जून प्लेन क्या कहता है? According to 3 June plan, the subcontinent should be divided into 2 parts, India and Pakistan, and this was accepted by both Muslim and Hindus. दोनों ने भरपूर अंदाज में इस प्लान को एक्सेप्ट किया। नाजरीन, जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए तो दोनों के पास कोई प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जिसके ज़रिए मुल्क चलाया जा सके। तो नाजरीन, हम इस वीडियो में सिर्फ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के पास कोई प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जिसके मुताबिक पाकिस्तान का निज़ाम चलाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन न होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि पॉलिटिकल अनस्टेबल था। उस वक्त जो हमारा मुल्क था पॉलिटिकल अनस्टेबल था, लोग अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते थे। सो soon after independence, Pakistan had no proper constitution to run it. So with the few amendments, अभी कोई ना कोई निज़ाम तो उन्होंने लाना ही था। तो so few amendments in Indian Act 1947 was made an interim constitution. अभी जब हम इंडियन एक्ट 1935 की बात करते हैं, ये एक अमेंडेड फॉर्म था 1947 का, और इसमें इस एक्ट के मुताबिक जो जितना भी पावर था गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जितना भी पावर था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया गया था। अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस 1947, असेंबली ऑफ पाकिस्तान विल बी फॉर्म। यानी सेक्शन 8 के तहत 1947 के सेक्शन 8 के तहत पाकिस्तान की जो असेंबली है वो बनने जा रही थी। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी पाकिस्तान की, वो जो थी सेक्शन 8 के तहत बनी थी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर्स की तादाद जो थी वो 69 थी, और बाद में ये 79 तक पहुंची। नाजरीन, जब हम असेंबली की बात करते हैं तो इसके कुछ मकासद होते हैं। तो उस वक्त जो असेंबली बनाई गई थी उसके क्या मकासद थे, मैं ये बताता चलूँ आपको। जो मेन मकासद थे उस असेंबली के बनाने के, वो ये थे कि सबसे पहले वर्क एज फेडरल लेजिस्लेचर, और दूसरा जो इसका मकसद था वो ये था कि असेंबली कुड अमेंड लॉज, ताकि ये जो असेंबली बनेगी वो कानून में तरमीम कर सकेगी। और तीसरा जो इसका मुख्य मकसद था वो है टू ड्राफ्ट produce you can say a draft for the future constitution of Pakistan. नाजरीन, इसी तरह ये बहुत अप्स एंड डाउन्स होती रही। फर्स्ट सेशन ऑफ दिस असेंबली हेल्ड इन 10th अगस्त 1947 and 11th August Jinnah elected as a president
And on 12th August 1947, Jinnah was given a title Qaid-e-Azam. In this assembly, there were two types of people. Some were from West Pakistan, and some people were from East Pakistan. So both have some thinking conflicts. So that's why it's a little bit difficult to form a proper constitution. नाजरीन, उस वक्त जो असम्बली बनी थी उसमें दो किस्म के लोग थे. एक थे सेक्युलर टाइप के लोग थे और दूसरे थे रिलीजियस टाइप के लोग. और ये इन दोनों लोगों की जो सोच, वो जो थिंकिंग थी वो बिल्कुल अलग थलग थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बुरे असरात, बहुत सारे वाक़यात भी पेश आए. इसी सिलसिले में 10 मार्च 1949 को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है. और ये रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को असेंबली से पास होता है. नाजरीन, इस रेजोल्यूशन की सबसे अहम बात यह है कि इस रेजोल्यूशन में दोनों फ़िरक़ों की, यानी मुस्लिम्स और सेक्युलर, दोनों लोगों की मुफाद इसमें शामिल थे. इसी वजह से दोनों ने इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया. यही वजह थी कि इस रेजोल्यूशन को जो फ्यूचर जो कॉन्स्टिट्यूशन बने पाकिस्तान के, खवा आप 1962 का ले लें या 1973 का, इसको एज अ प्रेम्बल यूज़ किया गया उस कॉन्स्टिट्यूशन में. नाजरीन, क़स्सा यहाँ पर ख़त्म नहीं होता. 4 साल हो गए, मतलब लियाकत अली खान जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए तो लियाकत अली खान को उसका कत्ल किया जाता है. 1951 को कोई बंदा, मतलब उसका, लियाकत अली खान का कत्ल हो जाता है. और ये दिस वाज अ वेरी बिग ट्रेजेडी फॉर पाकिस्तान इन पाकिस्तान हिस्ट्री. एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट, उस वक्त के जो गवर्नर जनरल होते हैं निज़ामुद्दीन, वो लियाकत अली खान की जो जिम्मेदारियाँ थी वो चार्ज उठा लेता है. ठीक है. और ऑन 24 अक्टूबर 1954 गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद डिसॉल्व असेंबली, वो असेंबली को डिसॉल्व करता है. वो इस बिना पे कि वो ये बहाना बनाता है कि ये लोग सही काम नहीं करते, करप्ट हैं. तो इसी बहाने के बलबूते वो असेंबली डिसॉल्व कर लेता है. तो उसके खिलाफ एक उस वक्त की जो असेंबली का स्पीकर होता है मौलवी शमसुद्दीन, वो मैदान में आता है. वो उसके ये जो असेंबली डिसॉल्यूशन है उसको सिंध हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करता है. तो सिंध हाई कोर्ट चैलेंज करता है. तो उस वक्त जो सिंध हाई कोर्ट की जो फैसला है वो मौलवी तमीज़ुद्दीन की फेवर में आती है. सिंध हाई कोर्ट कहता है कि मतलब ये असेंबली शुड नॉट बी डिसॉल्व, यानी ये असेंबली डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए थी. और गवर्नर ने अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल किया है. वो मौलवी तमीज़ुद्दीन को ये सजेस्ट करते हैं कि वो निज़ाम गवर्नमेंट का चार्ज संभाले. इसी तरह जब सिंध हाई कोर्ट के जब वो फैसला आता है तो उस वक्त के जो गवर्नर गुलाम मोहम्मद उसको रीचैलेंज करते हैं इन फेडरल कोर्ट में. तो उस वक्त फेडरल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे मुनीर अहमद, वो गुलाम मोहम्मद के फेवर में फैसला सुनाता है. और इट वाज अ हिस्टोरिक डिसीजन, ये बहुत बड़ी तारीखी फैसला था. इसी तरह ये ऊपर अप्स एंड डाउन्स होती रही पाकिस्तान की हिस्ट्री में. इसी तरह ऑन 28 मई 1955 को सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है पाकिस्तान की, जो कि 80 मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है. इसी तरह होते हुए 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है. और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती. ये 1956 कॉन्स्टिट्यूशन was not a proper constitution, it was just a hope, ये एक उम्मीद थी. On 1955 ख्वाजा गुलाम मोहम्मद badly ill and replaced by Iskandar Mirza, and later 1956 introduction he becomes president.
On 7th September 1958, Iskandar Mirza became president, and Iskandar Mirza abrogated 1956 constitution and imposed martial law. He elected Ayub Khan as chief law administrator. Likewise, on 27th October 1958, General Muhammad Ayub Khan took over power and became president. जनरल अयूब खान सदर बनने के बाद वो कुछ अच्छे काम करता है. वो अच्छे काम ये कि वो सबसे पहले 17 फरवरी 1960 को एक कमीशन तश्कील देता है जो कि रिटायर्ड जजेस, चीफ जस्टिस और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ पर मुश्तमिल होता है. और वो कमीशन का काम ये होता है कि वो पाकिस्तान के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई ड्राफ्ट तैयार कर ले. इसी तरह वो कमीशन अपना वो ड्राफ्ट तैयार करती है और 29 अप्रैल 1961 को वो कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाती है जनरल अयूब को. इसी तरह 8 जून 1962 को पाकिस्तान का दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बनता है. लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक्सेप्टेबल नहीं होता क्योंकि उसके बहुत सारे वजूहात हैं. उसमें सबसे अहम जो वजह है वो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस. इस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पॉइंट्स थे जो जिन पर लोगों का एतराज़ था. वो ये है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन, वहाँ पे सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन लाया गया था. और जो असेंबली की जो ड्यूरेशन है, टेन्योर जिसको हम कहते हैं 3 ईयर टर्म ऑफ असेंबलीज, और उसके बाद जो जितना भी मेजर पावर जो है वो प्रेसिडेंट को दिया गया था. यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर को सदर के अंडर मतलब रखा गया था. यानी सदर ही प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर को सिलेक्ट कर सकता था. यानी इन शॉर्ट जितनी भी वास्ट जो मेजॉरिटी जो पावर था ना वो सदर के पास होता था. तो यही वजह थी. इसी सिलसिले में आगे आते हुए जब हम बात करते हैं 1965 की इलेक्शन की, 1965 की इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो फातिमा जिन्ना वाज ड्रॉप्ड एज अ presidential nominee from opposition. And second, one of the famous, you can say popular incident of 1965 election is Ayub Khan was charged with corruption. And मुख्तलिफ लोगों ने मतलब मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जगहों पे धरने दिए, जलसे किए, उसके खिलाफ निकले. और जब अयूब खान को ये अंदाज़ा हुआ कि जो हालात हैं उसके हाथ कंट्रोल से बाहर हो गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब अयूब ट्रांसफर्ड पावर टू जनरल याह्या. ऑन 25 मार्च 1969 को अयूब खान ने जो अपना पावर याह्या को ट्रांसफ़र किया. ही आल्सो इम्पोज मार्शल लॉ इन 1969, और वो भी एक वो मार्शल लॉ इम्पोज करता है. याह्या प्रोवाइड फ्रेमवर्क ऑर्डर एंड हेल्ड इलेक्शन ऑफ 1970. याह्या एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के लिए वो काम करता है और एक वो इलेक्शन भी वो हेल्ड करवाता है. लेकिन जब 1970 की इलेक्शंस होती हैं ये मज़ीद फसाद, मज़ीद तजाद लेके आती है. वो ये कि फ्रॉम वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान देयर आर 2 डिफरेंट मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो होते हैं और फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान से मुजीबुर रहमान. और इन दोनों का भी एक दूसरे के खिलाफ मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है. वो जिसको हम वार ऑफ पावर, यानी जिसको कह सकते हैं कि हम वार ऑफ पावर वाज स्टार्टेड, मतलब स्टार्ट हो गया था. इसकी वजह क्या थी, जो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं रहना चाहते थे. इसी सिलसिले में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने सेपरेशन का डिमांड किया था. इसी सिलसिला यही वजह थी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1971 हो जाता है, यानी बंगाल अलग हो जाता है वेस्ट पाकिस्तान से. नाजरीन, याह्या इसी तरह ये अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में. याह्या लेफ्ट द पावर एंड भुट्टो टुक चार्ज. मतलब याह्या दस्तबरदार हो जाते हैं, भुट्टो इक़्तिदार में आ जाते हैं. और एक वो आते आते ही एक इंटीरियम
کنسٹیٹیوشن بھی لے کے آتے ہیں آن 21 اپریل 1972 کو. ناظرین اسی طرح 1973 کا کنسٹیٹیوشن بھی ڈرافٹ کیا جاتا ہے. 1973 کنسٹیٹیوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں ناظرین, یہ بیٹر دین پریویس ٹو کنسٹیٹیوشن یعنی 1962 اور 1956 کنسٹیٹیوشن یہ کافی حد تک بہتر ہوتا ہے, کیونکہ یہ سب سے اہم جو بات اس کنسٹیٹیوشن کی وہ یہ کہ اس کنسٹیٹیوشن میں اردو جو ہے اس کو قومی زبان کا درجہ دیا جاتا ہے اور پاور آف پی ایم ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے, اور اسی طرح اسلامک انسٹیٹیوشن کو انشور کیا جاتا ہے. اسی طرح 1973 کنسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ بائی کیمرل ہوتا ہے, یعنی بائی کیمرل اس میں اپر اینڈ لوور ہاؤس کا کنسیپٹ ہوتا ہے جس کو ہم سینٹ اور اسمبلی بھی کہتے ہیں. اسی طرح 1973 کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ پارلیمنٹری سسٹم انٹروڈیوس کراتا ہے, اور یہ بھی ایک اچھا یعنی اقدام ہوتا ہے 1973 کنسٹیٹیوشن کا. لیکن ناظرین یہ آئین بھی کامیاب نہیں رہتا, کیونکہ اس وقت بھٹو کی جو پالیسیاں تھی, ساری پالیسیاں تو یہاں ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ہم پھر اس ٹاپک سے ذرا ہٹ جائیں گے, لیکن اس کے جو سب سے اہم پالیسی جو جس کی وجہ سے اپوزیشن اس کے مخالف ہو گئی تھے وہ ہے بھٹوز نیشنلزم پالیسی, جس کو مطلب جسے اپوزیشن نے شدید انداز میں کرٹیسائز کیا تھا. اپوزیشن اس کے بالکل خلاف تھی. اسی طرح بھٹو کے خلاف مختلف پی این ایز پاکستان نیشنل الائنسز بنائے گئی. اپوزیشن اس میں بڑھ چڑھ کر اس میں پیش تھی, یعنی اپوزیشن نے بڑے وہ پی این ایز بنائی بھٹو کے خلاف. اسی طرح بھٹو حالات کے مطابق بھٹو نے جو پاکستان کے 3 بڑے شہر ہیں اس میں انہوں نے ایمرجنسی نافذ بھی کی, اور اس وقت کے جو صدر تھے پریزیڈنٹ فضل الہی, اس سے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکیں اسمبلی ڈیزالو کریں, اور یہ 1977 کی بات ہے, وہ اسمبلی ڈیزالو کرتا ہے. اسی طرح یہ پاکستان کی جب ہم پاکستان کی آئین کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ اپس اینڈ ڈاؤنس آتی رہی ہیں پاکستان کی کنسٹیٹیوشنل ہسٹری میں, کیونکہ پاکستان میں پولیٹیکلی لوگ کام کرتے تھے, پولیٹیکل اپنے لیے اپنی مفاد کے لیے کام کرتے تھے, جس کی وجہ سے یہی وجہ تھی کہ پاکستان کا ایک کوئی پراپر کنسٹیٹیوشن تیار نہیں کیا جا سکا, اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان کامیاب نہیں, پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس نے اپنی مفادات کے لیے کام کیا, جس کی وجہ سے وہ ایک اچھا اور ایک پراپر کنسٹیٹیوشن بنانے میں فیل ہو گئے. ناظرین یہی کچھ تھا پاکستان کی کنسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ فرام 1947 سے اور 1973 تک. ناظرین آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں مجھے بتا دیجیے گا, اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ ایز ویل ایز ڈونٹ فرگیٹ ٹو ہٹ دا بیل آئکن, تاکہ میری آئندہ جو بھی نیوز ویڈیو ہوں گی آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.